नमस्कार साथियों, आज हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह 12th क्लास का पहला चैप्टर है और इसके बारे में मैं ढेर सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराने वाला हूं और इसको हम बहुत ही सरल और आसान से पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज देखते हैं ठोस अवस्था के बारे में। साथियों, ठोस अवस्था को समझने के लिए कई सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, ठोस अवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। आप सभी को पता है, पिछली कक्षाओं में आप इन चीजों के बारे में ढेर सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध होती है। जैसे कि पदार्थ को समझते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जो होता है तीन प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस होता है, द्रव होता है और गैस। यानी कि इसके तीन प्रकार है, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए, जो ठोस होता है इसमें से कई सारे प्रश्न बनते हैं, द्रव से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं और गैस से भी। एक साधारण सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने पिछली कक्षाओं में इन चीजों के बारे में ढेर सारी जानकारी आपके पास होती है। ठोस, क्या आप बता सकते हैं कि यह ठोस जो है यह कठोर क्यों होता है? दूसरा, यानी कि जैसी हम उसकी आकृति बना दें, जैसे गोला बना दें, बेलनाकार बना दें, चतुर्भुज बना दें, कुछ भी बना दें, घन बना दें, वह उसी आकृति में होगी। चाहे फिर हम उसे कहीं भी रखें, चाहे उसे हम टेबल पे रख दें, कटोरे पे रख दें, कहीं भी रख दें, उसकी आकृति वही होगी। जल, द्रव में क्या होता है? जैसे कि जल, जल को हम यदि हम ग्लास में रखें उसकी आकृति चेंज हो जाती है, बॉटल पे रखते हैं तो उसकी आकृति चेंज हो जाती है। गैस में भी ऐसे होता है, हमारे वातावरण में भी फैला हुआ है, किसी बॉटल में भी है, किसी ग्लास में भी है, यानी कि सब जगह है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है कि ये ऐसे हैं? इस प्रकार से होने का क्या कारण है? तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ में जो ठोस, द्रव और जो गैस है, ठोस, द्रव और गैस है। इसमें जो ठोस है वो कठोर क्यों है? ठीक है, कोई भी ठोस कठोर क्यों होता है? ठीक है, द्रव जो होता है ऐसा क्यों है? साथ ही गैस है जो वातावरण में फैला हुआ, ऐसा क्यों है? तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं एक लॉजिक कॉन्सेप्ट के साथ। साथियों, आप सभी को पता है कि जो पदार्थ होता है वो तीन प्रकार से होते हैं। एक तो ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ठोस, ठोस क्यों है? देखिए, ठोस, द्रव और गैस, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो बना है छोटे से छोटे कण से बना हुआ है। ठीक है, ठोस में क्या होता है, इसके जो कण होते हैं बहुत ही पास पास बने होते हैं, बहुत ही पास पास एकदम चिपके हुए होते हैं, एकदम स्थिर होते हैं, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकते। जैसे कि मैं इस मार्कर की बात करूं तो इस मार्कर ये कठोर है और इस कठोर मार्कर में इसके जो कण है, बारीक बारीक जो कण है एकदम चिपके हुए हैं, जिसके कारण ये क्या है, स्थिर है। यानी कि इसका जो आकार एक बार बन गया है, ठीक है, जैसे आकार है, अब इसको मैं कहीं भी रखूं इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं। तो यानी कि इसके जो कण है बिल्कुल भी एकदम सटे हुए हैं। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और ये इन कणों के मध्य बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है, यानी कि एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, इनके जो एक दूसरा जो कण होता है बहुत ही न्यूनतम दूरी पर होता है, चिपके होते हैं, न्यूनतम दूरी पर होता है, जिसके कारण कि कोई भी ठोस की आकृति हम आराम से उसे निर्धारित कर सकते हैं। तो ये ठोस के बारे में होगा। द्रव में क्या होता है? द्रव में इसके जो कण होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर होते हैं, जिसके कारण ये कण जो होते हैं क्या होते हैं, गतिशील हो सकते हैं। यानी कि ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक जा सकता है। लेकिन ठोस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यानी कि एक कण यदि यहाँ पास है तो यही यहीं रहेगा, बिल्कुल भी स्थिर रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार यदि मैं बात करूं गैस में, तो गैस में क्या होता है, इसके कण काफी दूर दूर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये कण काफी गतिशील होते हैं द्रव और ठोस की अपेक्षा। यदि सरल शब्दों में यदि मैं कहूं कि ठोस के जो कण होते हैं बहुत चिपके और स्थिर होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं थोड़ी दूर दूर होते हैं लेकिन गतिशील होते हैं। इसके साथ गैस क्या होते हैं, इसके जो कण होते हैं बहुत ही अत्यंत गतिशील होते हैं और काफी दूर दूर होते हैं। जैसे कि ये एनवायरमेंट समझिए, अगर समझिए एनवायरमेंट में, इस वातावरण में गैस के कण यदि काफी पास पास होता तो क्या होता, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता।
लेकिन गैस की जो कण है बहुत दूर दूर है, जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। अगर कठोर होता, पास पास होते, तो हमारे सामने एक दीवार जैसा होता, या फिर बहुत ही अद्भुत होता। कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ठोस में, द्रव में, गैस में, ये जो इसकी संरचना है, ये सिर्फ इनके कणों के कारण है। जो कण है यही निर्धारित करता है, यदि कण पास पास है तो वह ठोस है, कण थोड़ी दूर है तो वह द्रव है, और अत्यधिक दूर है जिसके कारण वह गैस है। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, यानी कि ये अत्यधिक दूर तो नहीं होते हैं, ये द्रव के जो कण है अत्यधिक दूर नहीं होते, लेकिन पास पास, इतने भी पास नहीं होते हैं। यदि एक बहुत ज्यादा पास हो जाए, जिसकी अगर बहुत ज्यादा पास हो जाते, कठोर हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं चीज को? फ्रेंड्स, मैं आज हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि जो ये इसके जो कण होते हैं काफी पास पास होते हैं, और इनके जो कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है काफी होता है। तो समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, आइए आगे समझते हैं। तो साथियों, आपने देखा यहाँ पास कि ठोस, द्रव, गैस, इनकी जो आकृति का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि यह कैसे हम जान पाते हैं कि यह ठोस है, द्रव है, गैस है, और यह ठोस है तो है क्यों, द्रव क्यों है और गैस क्यों। ठीक है, आपने समझा होगा। आइए हम आगे बढ़ेंगे। ठोस के पदार्थ के ठोस की अवस्था के समान लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ठोस अवस्था के चैप्टर में है तो हम ठोस के बारे में जानेंगे। ठोस अवस्था की जो समान लक्षण में पहला जो है, ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, यहाँ पास लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पास सभी किताबी भाषा लिखा हुआ है। मैं आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, समझिए बात को। यहाँ पास लिखा हुआ कि अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतर कण बल है। यानी कि देखिए, जैसे कि अभी हम आपको बताया कि ठोस के जो कण होते हैं एकदम सटे सटे होते हैं, एकदम एक दूसरे से चिपके होते हैं। तो जो कण होते हैं उनके मध्य जो होते हैं प्रबल, यानी कि बहुत ही मजबूत क्या होता है, उसके जो कण होते हैं बंधे होते हैं। ठीक है, ये समान लक्षण है ठोस के बारे में। पहला लक्षण यानी कि उसके जो कण आपस में बंधे होंगे, चिपके होंगे एकदम से, तो यह समझिए ठोस के पहला लक्षण है। दूसरा, अवयवी कणों के मध्य न्यूनतम दूरी, बहुत ही सिंपल है। यानी कि एक कण हो गया, दूसरा कण होगा, जब आपस में एकदम पास पास है तो उसकी न्यूनतम दूरी हुई ना, क्योंकि न्यूनतम दूरी हुई ना, तो न्यूनतम दूरी ही ठोस को बनाए रखने का काम करता है। किसी भी पदार्थ तभी ठोस होगा जब उसके अंतर कण बल एकदम प्रबल, एक दूसरे से जुड़े हों, न्यूनतम दूरी एकदम काफी करीब हो। ठीक है, दूसरा चीज, पदार्थ की निश्चित आकृति। अब यहाँ पर जो तीसरा लिखा हुआ है, पदार्थ की निश्चित आकृति, ये क्या है? जैसे कि देखिए, मेरे पास एक पेन है। ये पेन मैं इस हाथ में रखा हूं। ठीक है, इस हाथ में रखा हूं। अभी इसकी आकृति जैसे आप देख रहे हैं वैसे है। अब मैं इस पेन को दूसरे हाथ में लेता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या इसकी आकृति चेंज हुई? बिल्कुल भी चेंज नहीं। बहुत ही सिंपल समझिए, पदार्थ की निश्चित आकृति होती है। ठोस की जो आकृति है निश्चित है, आप कहीं भी रखें। ठीक है, ये तीसरा लक्षण है। चौथा है अवयवी कणों का स्थिर रहते हुए अपने स्थान पर कंपन। देखिए, अवयवी कण यानी कि समझिए ये पेन है, इस पेन के छोटे छोटे जो कण हैं अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। स्थिर रहने के कारण ही इसकी आकृति नहीं बदलती है, जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन ये अपने स्थान पर क्या करते हैं? कंपन करते हैं। ठीक है, अगले पे बढ़ेंगे। अगला है दृढ़ता एवं असंपीडनीयता। ये क्या चीज लिखा हुआ है? देखिए, दृढ़ता को आपने समझ लिया होगा। दृढ़ता मतलब दृढ़ होना, यानी कि निश्चित होना। लेकिन ये असंपीडनीयता क्या है? असंपीडनीयता ये क्या चीज है? समझिए बात को। इसको हम असंपीडता भी बोलते हैं। ये क्या होता है? इसका हम एक समान अर्थ समझते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु को ना दबाए जा सकने का गुण। यानी कि मैं आपको एक पेन दिखाता हूँ। ये पेन है, क्या इस पेन को मैं दबा सकता हूँ? यदि इस पेन को मैं दबा सकता तो यह संपीडता होता, लेकिन यह पेन को मैं नहीं दबा सकता, इसलिए क्या है? असंपीडता। यानी कि साधारण सी बात है, हम किसी भी ठोस पदार्थ को नहीं दबा सकते। यदि वह दब रहा है तो समझिए वह ठोस नहीं है। ठीक है, ये ठोस अवस्था के समान लक्षण मैं बता रहा हूं। यह लक्षण है पहला कि उसके जो कड़े होते हैं
पास पास होते हैं, उनके कणों की दूरी एकदम न्यूनतम होती है, निश्चित आकृति होती है, स्थिर रहते हुए अपने स्थान पर कंपन करते हैं, वह हिल डुल नहीं सकते, और दृढ़ता और असंपीड़ता यानी कि उसे दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये समान लक्षण। अब समझिए, यदि आपसे कोई भी यह प्रश्न पूछता है कि ठोस ठोस क्यों है, यानी कि ठोस कठोर क्यों है, तो आप साधारणतः यही बताएंगे कि उसके जो कण जो होते हैं, अंतरकण, प्रबल अंतरकण होते हैं, उसके जो कणों की न्यूनतम दूरी होती है, उसकी एक निश्चित आकृति होती है, और उनके अवयवी कण जो होते हैं अपने स्थान पर स्थिर होते हैं, उनके अवयवी कण स्थिर होते हैं, दृढ़ता होता है और असंपीड़ता होता है। तो यही आप कारण देंगे। ठीक है, अब आप जब भी आपसे कोई इस प्रकार का प्रश्न करे तो आप इन्हीं प्रकार का उत्तर दीजिए। ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब जो समझने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस ये क्या चीज है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन समझेंगे, आयन समझेंगे, अणु समझेंगे, परमाणु समझेंगे। पहले हम इसको समझते हैं, आइए समझते हैं इसको। आइए फ्रेंड्स, हम परमाणु, अणु और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें जानेंगे क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है अभी। आप सभी को पता है कि जो ये जो ब्रह्मांड बना है एक छोटे से छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। कण की जो खोज थी सबसे पहले महर्षि कणाद ने की, फिर बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया। लेकिन महर्षि कणाद ने कहा कि इस ब्रह्मांड में यदि हम किसी भी कण को यदि तोड़ते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो उसको परमाणु, डाल्टन का परमाणुवाद जो है वही बताता है कि यदि कोई सबसे छोटा जो कण है वह है परमाणु। परमाणु यह दुनिया का सबसे छोटा कण है। बहुत ही पार्टिकल जो होते हैं, इसके बाद अणु, अणु के बाद तत्व। ठीक है, एलिमेंट बनता है, यानी कि सबसे छोटा कण परमाणु है, जिसे हम जो अविभाज्य है। इस बात क्या होता है, अणु होता है और अणु के बाद तत्व होता है। कोई भी चीज यानी कि पहले सबसे छोटा, अब इस छोटे छोटे कण से मिलके बना हुआ क्या है, अणु बनते हैं, और बड़े इन अणुओं से मिलके क्या बनते हैं, कोई भी पदार्थ या तत्व बनता है। समझ रहे बात को। अब इस परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई किसी भी परमाणु के नाभिक में नाभिक होता है और कक्ष होता है। आप सभी को पता है नाभिक में हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और ये जो कक्षक बने हुए, इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, यानी कि घूमते हैं। समझ रहे बात को। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है निर्धारित होती है। ऐसा नहीं कि किसी में 15 घूम रहे हैं, किसी में 12 घूम रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। एक सिस्टमेटिक तरीका है, आपको सब पिछली कक्षाओं में चीजें जानकारी मिलती है। ठीक है, अब क्या है, जो देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है इन पे चार्जेस होते हैं। कौन कौन से चार्जेस होते हैं, जैसे प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। अब समझिए, ये था परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के नाभिक में यानी कि परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको जानकारी है। और साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ये था परमाणु के बारे में। अब समझिए हम थोड़ी आयन के बारे में समझते हैं। कोई भी आयन यदि किसी भी तत्व पर, जैसे कि हम पोटेशियम ले लेते हैं, अगर इस पोटेशियम पर प्लस चार्ज है तो इसको हम धन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धन आयन बोलते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन पर ऋण आयन होता है, अगर ऋण आवेश यहां पर लगा हुआ इसको हम ऋणायन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये कौन सी बड़ी बात है, पता है कि धन है तो धनायन होगा, ऋण है तो ऋणायन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पोटेशियम धनायन, क्लोरीन ऋणायन होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे से जुड़कर पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। यानी कि विपरीत आवेश वाले
समझिए ये चीज को, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा आयनिक ठोस में इस चीज को पढ़ने वाले हैं कि जो धन आयन है ये ऋण आयन है, इन दोनों के विपरीत आवेश के कारण ही KCl बनता है। समझ पा रहे बात को? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी अगर हम यौगिक बनाते हैं, समझिए कोई भी यौगिक बनता है तो वह धन और ऋण आवेश के आयनों यानी कि विपरीत आवेश के आयन के कारण ही यौगिक बनता है। कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, तो दो एलिमेंट में एक धन होगा एक ऋण होगा, जिसके कारण कोई भी यौगिक तैयार होता है। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, अब देखिए मैं एक चीज आपको समझा देता हूं थोड़ी सी। यदि आप अभी भी परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, धातु, यौगिक, तत्व के बारे में अभी भी कंफ्यूजन में है, तो पहले इस डाउट को क्लियर करिए। ठीक है, इस डाउट को क्लियर कीजिए, तभी आप आगे के चैप्टर पढ़ें, अन्यथा आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल भी एकदम से, जितना भी डाउट है इसके बारे में सब डाउट क्लियर करिए पहले। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, सब कुछ इसके बारे में पढ़िए। पूरी जानकारी पहले इकट्ठा करिए यदि इसके बारे में जरा सी भी डाउट है, और पूरे डाउट को पहले सॉल्व कीजिए, फिर इसके बाद आप चैप्टर पढ़ें, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाए। जब आप चैप्टर पढ़े ना तब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये क्या इलेक्ट्रॉन, कहीं अणु लिखा हो, कहीं परमाणु लिखा हुआ, कहीं तत्व लिखा हुआ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक आवर्त सारणी नहीं पढ़ा है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम शुरू कर दीजिए आवर्त सारणी को याद करना। बिल्कुल भी आवर्त सारणी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो साथियों, आपने समझा इलेक्ट्रॉन, आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कुछ आपने समझा। ठीक है, अब समझते हैं क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल क्या होते हैं? इन ठोसों के जो रचक इकाई जो होते हैं नियमित व क्रमित व्यवस्था रखती है। जैसे कि अभी हमने आपको ठोस के बारे में बताया कि ठोस जो होते हैं उसके जो कण होते हैं नियमित होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। अब जो इन ठोसों की रचक इकाई जो होती है नियमित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टली बोलते हैं। ठीक है, साधारण तरीके से समझिए, बिल्कुल भी उलझिएगा नहीं। ठोस जो होते हैं, जो नियमित, जिनके कण एक निश्चित क्रम में रखे होते हैं, उसको हम क्रिस्टली बोलते हैं। जैसे कि हीरा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया। ठीक है, अब अक्रिस्टली क्या है? इसके रचक इकाई जो होती है अनियमित अक्रमित व्यवस्था रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अक्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि कांच, ठीक है, कांच, प्लास्टिक, रबर। मैं आपको एक सरल सा उदाहरण देता हूं। एक बॉक्स में लेके आया और 10 किलो सेब लेके आया। ठीक है, एक बॉक्स लेके आया और 10 किलो सेब। 10 किलो सेब को आपको बॉक्स में जमाना है, तो आप उसको दो तरीके से जमा सकते हैं। एक, आप उसे निश्चित नियमित क्रम से जमाएं, या फिर आप उसे ऐसे ही रख दें। अब समझिए, आप यदि उसे नियमित क्रम में रख रहे हैं, उस बॉक्स में यदि आप नियमित क्रम में सारे सेब रख रहे हैं, तो वह क्रिस्टली है। समझिए, वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टली कहलाएगा। यानी कि आप उसे निश्चित क्रम में रखे, सारे सेब एक तरीके से आपने सिस्टम किया, वह क्या कहलाया? क्रिस्टल कहलाया। लेकिन आप सेब को ऐसे ही डाल दें, अनियमित क्रम, यानी कि उसका कोई क्रम ही नहीं, जैसा पाया वैसे रख दिया आपने, वो क्या कहलाएगा? अक्रिस्टली कहलाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं बहुत ही सिंपल तरीके से यह कहना चाह रहा हूं, जिस भी ठोस के जो कण होते हैं एक नियमित क्रम में होते हैं, ठीक है, उसको हम क्रिस्टली बोलते हैं, और जिसके कण अनियमित क्रम में होते हैं उसे अक्रिस्टली बोलते हैं। जैसे कि हीरा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ये क्या है? क्रिस्टल कहलाता है। कांच, प्लास्टिक, रबड़ अक्रिस्टली है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? अब चलिए हम इसके अंतर को समझेंगे और इसके बारे में और जानेंगे। क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस के हम अंतर में समझेंगे। देखिए, क्रिस्टली क्या होते हैं? जिनके ठोस के रचक इकाई जो होते हैं नियमित होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, नियमित अनियमित के बारे में। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा, ठोस निर्माण में बाहरी सतह में नियमितता दर्शाती है और ठोस निर्माण में बाहरी सतह में अनियमितता दर्शाती है। ये क्या चीज है? जैसे कि आप हीरा देखे हैं, साधारण रूप से आप किसी भी ठोस वस्तु के लिए, जैसे कि हीरा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, हीरे की जो आकृति होती है एक निश्चित होती है। क्या आप उसे दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। लेकिन प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक को आप दबा सकते हैं, रबड़ को दबा सकते हैं।
अगला जो है ये निश्चित गलनांक रखते हैं और ये निश्चित गलनांक नहीं रखते। गलनांक क्वथनांक क्या होता है ये आगे आने वाले चैप्टर में आपको पता चलेगा, विलियन के चैप्टर में, ठीक है। हालांकि मैं इसके बारे में कई सारे वीडियो उपलब्ध करा चुका हूँ इसके बारे में। अगला है विषमदैशिक होते हैं और समदैशिक होते हैं। देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ काफी कंफ्यूजन वर्ड है और बच्चे इस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और इससे प्रश्न भी बनता है कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं कौन सा गुण रखते हैं, विषमदैशिक रखते हैं कि समदैशिक रखते हैं। अक्रिस्टली जो होते हैं ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं कि विषमदैशिक होते हैं। कई बार इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलता है और हमेशा बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थोड़ी सी हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। आइए डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। आइए फ्रेंड्स हम विषमदैशिक और समदैशिक की जो कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं। फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको ही बताया कि जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल और अक्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टल जो होते हैं समदैशिक होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टल क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। जैसे कि मैंने आगे बताया कि क्रिस्टल के जो कण होते हैं स्थित होते हैं, जैसे एक कण, दूसरा कण, तीसरा कण, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। लेकिन अक्रिस्टल में क्या होता है, ऐसे कण व्यवस्थित नहीं होते, जहां पाए वैसे ही स्थिर हो गए, ठीक है। इनके कण निश्चित नहीं होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं। अब समझते हैं थोड़ी सी विषमदैशिक का अर्थ क्या है। विषमदैशिक मतलब दिशा, यानी कि इसमें हम अगर अक्ष लें x, ठीक है, x y और ये z अक्ष, तो इसमें जो अगर हम 3D डायमेंशन में देखें चीजों को, जैसे कि हीरा ले लीजिए, विषम मतलब असमान, दैशिक मतलब दिशा, यानी कि हीरे की अगर संरचना है और इसके अगर हम 3D डायमेंशन में देखें तो जो इसके जो कण हैं वो जितने भी कण हैं सभी क्या होंगे, एक दूसरे से असमान होंगे, विषम में अवस्था में होंगे। यानी कि इस कण का अगर स्थिति दूसरा है, इसका दूसरा गुण है, तो इस स्थिति ये वाले कण और ये वाले कण की स्थिति जो है एक जैसी नहीं होगी, ठीक है, एक समान नहीं होगा। इसलिए जो क्रिस्टल होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि मेरे पास एक हीरा है, हीरे में यदि मैं ऊपर से देखूं, ऊपर वाला कण और एक नीचे वाला कण, तो ऊपर वाला जो कण है नीचे वाले कण से समान स्थिति में नहीं होगा। समझ रहे हैं? ठीक है। समदैशिक में क्या होता है, जैसे कि इसमें बात कर लेते हैं। समदैशिक में x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, तो इसके जो कण होते हैं, एक कण जैसे यहां है, एक कण यहां है, तो एक कण यहां है, एक कण यहां है। यदि मैं इस कण को देखता हूं और इस कण को देखता हूं तो इसकी स्थिति जो होती है एक समान होती है, जिसके कारण इसको हम समदैशिक कहते हैं। देखिए यह प्रयोगों द्वारा सिद्ध है, इसलिए इसमें यह नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसी हमको प्रयोगों द्वारा हमें देखने को मिला कि जो इसका कण है, ये कण और ये कण, इनकी स्थिति एक जैसी है, यानी कि समदैशिक। सम मतलब सभी दिशाओं से देखने पर इसकी स्थिति क्या है, समान है, कणों की जो स्थिति है समान है। विषमदैशिक यानी कि सभी दिशाओं से देखने पर इसकी जो कणों की जो स्थिति है वो क्या है, विषम है। समझ पा रहे हैं बात को? अब याद रख लीजिए कि जो भी क्रिस्टल हैं उनके विषमदैशिक गुण होते हैं और जो भी क्रिस्टल है उसके समदैशिक गुण होते हैं। तो साथियों आपने समझा कि विषमदैशिक क्या है, समदैशिक क्या है, ठीक है। तो आप आज के बाद बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना कि विषमदैशिक क्या है और समदैशिक क्या है। अगला है, ये वास्तविक ठोस होते हैं और यह आभासी ठोस होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पास बताया था कि वास्तविक ठोस कैसे हैं और आभासी ठोस कैसे। जैसे कि हीरे जो है एक वास्तविक कठोर है, हम उसे देख पा रहे हैं कि हाँ एक कठोर है। क्या आप रबड़ रखे हैं हाथ में, आप उसे बता सकते हैं कि यह ठोस है? बता सकते हैं ठोस है, लेकिन वैसा ठोस नहीं है जैसा कि उसे होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास हीरा हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये क्या है, इसके उदाहरण है। कांच, प्लास्टिक, रबड़ क्या है, अक्रिस्टलीय।
अब आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और जो वर्ड है विषमदैशिक और समदैशिक, इसमें काफी कंफ्यूजन जो होता है उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, यानी कि अलग अलग जो बंधन बल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो कण होते हैं प्रबल अंतरकरण बल के कारण जो होते हैं जुड़े होते हैं। तो अब ठोसों को हम चार भागों में बांटते हैं, जैसे कि आयनिक ठोस हो गया, आणविक ठोस हो गया, दूसरा सहसंयोजी ठोस और तीसरा धात्विक ठोस। ठीक है, इन चार प्रकार के वर्गीकरण में तो आयनिक ठोस, इसमें हम अलग बंधन बल होता है, आणविक ठोस अलग बंधन बल होता है, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। हम इसको एक एक करके पूरे तरीके से चीजों को समझेंगे। समझिए बात को। पहला जो है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या है? देखिए, आयनिक ठोस वह ठोस पदार्थ है जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई जो होते हैं आयन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए ये किस रूप में होते हैं? आयन के रूप में होते हैं, यानी कि धनायन या ऋणायन के रूप में। ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड आपने देखा है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम जो होता है धनायन में होता है, क्लोरीन क्या होता है? ऋणायन में होता है। ठीक है, ये सब 11वीं में आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है कि धनायन क्या है, ऋणायन क्या है, सहसंयोजी क्या है, आणविक क्या है, धात्विक क्या है ना। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को। सोडियम क्लोराइड, ये देखिए सीजियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। देखिए सोडियम पर धनावेश होता है और क्लोरीन पर ऋणावेश होता है, सीजियम पर धनावेश होता है, क्लोरीन पर ऋणावेश होता है, जिंक पर धनावेश होता है और क्लोरीन पर जो होता है ऋणावेश होता है। तो ये आयनों के रूप में एक दूसरे से बंध के रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यह आयनिक ठोस कहलाता है। आयनिक ठोस के जो लक्षण हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि यह ठोस धन व ऋण आवेश वाले आयनों से बंधे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। दूसरा जो होता है विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य कूलाम आकर्षण बल होता है। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि विभिन्न बंधन बल होते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए कूलाम आकर्षण बल। ये कूलाम आकर्षण बल क्या है? जैसे कि धनावेश और ऋणावेश, इन दोनों के मध्य जो आयनों के मध्य लगता है उसको हम कूलाम आकर्षण बल करते हैं। जैसे कि धन और ऋण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगला है कठोर एवं भंगुर होते हैं। कठोर होता है और भंगुर मतलब पीटने पर चूर चूर हो जाता है। ठीक है, भंगुर मतलब चूर चूर हो जाना। अगला है ये उच्च गलनांक व क्वथनांक रखते हैं। ठीक है, क्वथनांक गलनांक के बारे में यदि आपको जानना है तो विलियम के चैप्टर में जानने को मिलेगा, यानी कि अगले चैप्टर में। ठीक है, गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी दिया हो इसमें। अगला है ये उच्च वाष्पन ऊष्मा रखने के कारण ये अवाष्पशील होते हैं। ये उच्च वाष्पन ऊष्मा रखते हैं जिसके कारण क्या होता है? ये अवाष्पशील, यानी कि ये वाष्प के रूप में नहीं बदलते हैं। अगला है ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है, यदि आप इसको ध्रुवीय विलायकों में मिलाते हैं तो उसमें भी विलय होता है। इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा, ध्रुवीय विलायक क्या है वो सब कुछ आगे आपको मिलेगा। ठीक है, अगला है ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। यदि ठोस अवस्था में इसको रख दें तो यह कुचालक होता है, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होता है। देखिए मैं इसको सरल तरीके से समझाता हूँ। जैसे सोडियम क्लोराइड को आप ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड में आप देखेंगे नमक, ठीक है, नमक की बात कर लेते हैं, ठोस यदि अवस्था में है तो उस पर करंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे उसे आप जल में घोल दीजिए और फिर इसके बाद उसमें क्या होता है? गलित अवस्था, उसमें विद्युत का, तो वह विद्युत के सुचालक के रूप में कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पास लिखा हुआ है कि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आयनिक ठोस आपको समझ में आया होगा। आयनिक ठोस मतलब इसके नाम से ही स्पष्ट है आयनिक ठोस का कि यह आयन के रूप में होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले आणविक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो है आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होते हैं? आणविक ठोस वे ठोस होते हैं, सॉरी यहाँ पास होते होंगे, ठीक है, होते, इसको सुधार लीजिए, होते। आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अणु, परमाणु, आयन के बारे में बताया है ना, तो जिसका वो अणु होता है, ये अणु जो होता है यही आणविक ठोस कहलाता है। समझिए बात को। ठीक है, जैसे कि ठोस ऑक्सीजन हो गया, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये क्या होते हैं? यह अणु होता है। ठीक है,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि अणु क्या कहलाता है, परमाणु किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, आयन क्या है, प्रोटॉन क्या है। ठीक है, तो वहां पर जैसे हमने इन चीजों को समझा, तो यह अणु जो है वही चीज है। ठीक है, अब आगे समझिए आणविक ठोस के क्या लक्षण होने चाहिए। हम कैसे पहचानेंगे कि यह आणविक ठोस है। जैसे कि यह ठोस अणुओं के द्वारा बने होते हैं, पहला लक्षण है कि अणुओं के द्वारा बने होते हैं। दूसरा, इन ठोसों में अंतरकरण बंध जो होते हैं, बंधन बल जो होते हैं, वंडर वाल्स बल होते हैं। ठीक है, पिछली कक्षाओं में जैसे आपने पढ़ा कि वंडर वाल्स बल क्या होते हैं, है ना। तो उन्हीं बलों के कारण जो होते हैं, यदि वंडर वाल्स बल हमें मिलता है तो समझिए वह आणविक ठोस है। दूसरा, यह ठोस क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। यह ठोस जो होता है मुलायम अवस्था में होता है। अगला है, इसके निम्न गलनांक व क्वथनांक होते हैं। ठीक है, को भी जरूरत नहीं है गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, क्योंकि इसके बारे में ढेर सारी जानकारी अगले चैप्टर में आपको मिलने वाला है। अगला है, ये निम्न वाष्पन उष्मा रखने के कारण समानतः वाष्पशील होते हैं। इसकी जो वाष्प उष्मा जो होती है निम्न होती है, क्योंकि और आयनिक ठोस में हमने क्या पढ़ा था, उच्च वाष्पन उष्मा होने के कारण वो अवाष्पशील होता है, लेकिन इसकी जो वाष्प उष्मा है कम होती है, जिस कारण ये क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगला है, ये उष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इसमें सुचालक के गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। यदि आपको ये सारे गुण मिलते हैं तो समझिए वह आणविक ठोस है। ठीक है, ये गुण यदि ये लक्षण यदि किसी भी पदार्थ से ठोस में मिलते हैं तो वह क्या कहलाता है, आणविक ठोस कहलाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला है सहसंयोजी ठोस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सहसंयोजी ठोस के बारे में समझते हैं, आइए। सहसंयोजी ठोस वे ठोस पदार्थ है जिनके संरचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं। परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा कण। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। तो सहसंयोजी जो ठोस होता है वे ठोस पदार्थ है जिनकी रचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई कैसे होता है, परमाणु होते हैं। जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, यानी कि एक छोटे छोटे जो कण होते हैं, एक छोटा छोटा जो कण होता है, इन कणों के मध्य क्या होता है, सहसंयोजक बंध लगता है, जिसके कारण हीरा, ग्रेफाइट जैसे चीजें बन पाती है। इसके जो लक्षण हैं देखते हैं, इसके लक्षण काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये ठोस परमाणुओं द्वारा बने होते हैं, ये जो परमाणु। अगला है, इन ठोसों में सहसंयोजक अंतरकरण बंधन होता है, यानी कि जो परमाणु होते हैं सहसंयोजक ठोस में, जो यानी कि जो परमाणु सहसंयोजक बंध में होते हैं उसको अंतरकरण बंध कहते हैं। ठीक है, अगला है क्या है, ये अति कठोर व भंगुर होते हैं। अति कठोर भंगुर क्या है, यानी कि यह जैसे हीरा देख लीजिए अत्यधिक कठोर होता है, लेकिन यदि इसे हम पीट दे, यानी कि उसे हथौड़े से पीटे तो वह बिल्कुल भी बारीक कणों में भी बदल सकता है, यानी कि बहुत ही बारीक चूरा कह ले। ठीक है, चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला जो है, ये अत्यधिक उच्च गलनांक को क्वथनांक रखते हैं। ठीक है, अत्यधिक उच्च गलनांक के क्वथनांक रखते हैं, यानी कि उच्च अवस्था में गलते हैं और उच्च अवस्था में ही पिघलते हैं। ये उच्च वाष्पन ऊष्मा के कारण ये अवाष्पशील होते हैं। नहीं कर सकते। क्या आप हीरे को वाष्प के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो उच्च वाष्पन ऊष्मा के कारण क्या होते हैं, ये अवाष्पशील होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या हीरा विद्युत का सुचालक होता है, क्या उसमें करंट उत्पन्न हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये सामान्य जो लक्षण हैं, सहसंयोजी लक्षण जो पाए जाते हैं, ये किसमें पाया जाता है, हीरा में पाया जाता है, ग्रेफाइट में और सिलिका में होते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या है, धात्विक ठोस वे ठोस पदार्थ है जिनकी संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होते हैं। ठीक है, धातु परमाणु क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, यानी कि धातु परमाणु से बने हुए ठोस उसको हम धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे कि कॉपर, रजत, निकेल। रजत क्या है, Au। ठीक है, गोल्ड को हम रजत बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब धात्विक ठोसों के लक्षण समझेंगे। इसमें कौन कौन से लक्षण, जैसे कि ये ठोस धातु परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। ठीक है, ये जो ठोस है धातु परमाणु, यहाँ पर धातु हुआ, ठीक है, गलत टाइपिंग हो गया। ये जो ठोस होता है धातु परमाणु द्वारा बने होते हैं, यानी कि जो ठोस बनता है किसके द्वारा बनता है, धातु परमाणु के द्वारा। अगला है, इन ठोसों में अंतरकरण बंध जो होते हैं धात्विक बंध होते हैं।
ठीक है। धात्विक बंध के कारण इनके परमाणु जो होते हैं जुड़े होते हैं। अगला है ये अति मुलायम से अति कठोर होते हैं। जैसे कि सोडियम अति मुलायम होता है, ठीक है। यदि सोडियम को ले उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ऐसा पूछता है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम है, ठीक है। अति मुलायम होता है। लेकिन ऑस्मियम क्या होता है, अति कठोर होता है, जिसको हम नहीं काट सकते। तो ये अति मुलायम अति कठोर होता है। अगला है ये निम्न से उच्च गलनांक क्वथनांक रखते हैं। निम्न से उच्च यानी कि निम्न भी रखते हैं और उच्च भी रखते हैं। अगला है निम्न से उच्च वाष्पन ऊष्मा रखते हैं, और ये ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। कोई भी धातु, याद रखना, कोई भी धातु, कोई भी मेटल, सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला है ये तन व आधात वर्धनीय होते हैं। यहाँ पर आपको दो शब्द मिले, एक तन और आधात वर्धनीय। ये क्या होता है? देखिए साथियों, तन और आधात वर्धनीय को हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, या तो ध्यान नहीं दिया, इसको समझ या फिर समझने का प्रयास नहीं किया। तो यदि अभी तक आपने इस चीजों को नहीं समझा तो समझिए बात को। तन क्या होते हैं? तन का अर्थ होता है किसी भी ठोस चीज को खींचा जा सके, किसी भी पदार्थ को खींचने की जो प्रक्रिया उसे हम बोलते हैं तन। यदि वह खींच जाता है उसको हम बोलते हैं तन हो गया। आधार्तवर्धनी क्या है? आधार्तवर्धनी क्या है? यदि हम किसी पदार्थ को दबाएं, दबाने से उसके लंबवत दिशा में क्या होता है, फैलाव होता है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम आधार्तवर्धनी बोलते हैं। जैसे कि हम कोई ठोस पदार्थ लें, जैसे कि हम कोई धातु लें, उसे हम दबाएं, ठीक है, मशीन के द्वारा दबाते हैं उसको, तो क्या होता है, फैलता है। उस फैलने के गुण को हम क्या बोलेंगे, आधार्तवर्धनी। लोहा में आपने चीज देखा होगा, लोहा को पीट पीट कर उसे फैलाते हैं, तो उसको क्या, ये कौन सा गुण है, ये आधार्तवर्धनता गुण है। और तन यानी कि वो खिंचाव भी होता है, और उसे यदि हम उसको दबाएं, काफी मात्रा में उसे यदि हम दबा देते हैं तो उसका जो फैलाव है अत्यधिक हो जाता है, ठीक है। यदि इस प्रकार के लक्षण किसी भी पदार्थ में मिलता है तो वह क्या है, धात्विक ठोस है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। हमने तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने आपको बताया कि पदार्थ क्या है, ठीक है, इसके बारे में जाने, आयनिक ठोस के बारे में जाना, धात्विक ठोस के बारे में जाना, और संयोजित ठोस के बारे में जाना, साथ ही क्रिस्टल अक्रिस्टल के बारे में समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। आगे की क्लास हम जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। आज की क्लास की जो नोट्स है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि नोट्स हमें उपलब्ध कराइए, इस कारण मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए, बुक में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम एक साथ चीजों को नहीं लिख सकते, तो हम उन्हीं चीजों को लिख सकते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और पढ़ने की दृष्टि से हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो हम अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ बढ़ेंगे। इसके साथ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसा कि इसका जो अगला टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है, और उसको हम 3D डायमेंशन के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, और हम आपको चैप्टर बाई चैप्टर चीजों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, ताकि आप भी इन चीजों को अच्छे से समझ पाएं, पढ़ पाएं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट ने आवर्त सारणी नहीं पढ़ा है 11th में, यानी कि पिछली कक्षाओं में, तो प्लीज शुरू कर दीजिए अभी से, अभी शुरुआत है। और आवर्त सारणी कैसे पढ़ेंगे, कैसे आपको याद करना है, वो सब तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाना है, प्रेडिक्टेबल बाय राहुल गुप्ता के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जितने भी क्लासेस हैं प्रेडिक्टेबल के सब पढ़िए, एक क्लास एक दिन में देखिए, ताकि आपको आवर्त सारणी जो पढ़ने का जो तरीका है वो समझ में आए, और कैसे पढ़ना है मैं सब कुछ वहां पास बताया हूँ, ताकि आगे आने वाले चैप्टर में आपको तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक भी फ्रेंड्स इन चीजों को पढ़िए, समझिए, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पर हमें बताइए। साथ ही आप इस क्लास को दूसरे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।